सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है उसका ये चौथा वीडियो है। तो चौथे वीडियो में हम जो चैप्टर आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का, तो वही है, आगे उसी को बढ़ाते हैं। और इस वीडियो में हम जो जीवाणु जनित रोग है, आगे के जो जीवाणु जनित रोग हैं उनमें देखते हैं। तो 3 वीडियो अभी तक हमारे बन चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। तो 3 वीडियो को आपने अभी तक ना देखा हो तो उनको देखें और फिर इस वीडियो को भी देखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलें देखते हैं जो अगला रोग है वो क्या है। तो यहाँ दिख रहा है तपेदिक या क्षय रोग। इसी को क्या कहते हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो इस प्रकार से जो ये तपेदिक रोग है या क्षय रोग है, इस वीडियो में हम पहले इसको देखते हैं और जानते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पता है कि आपको कि ये कौन से चल रहा है। जिन्होंने अगर ये वीडियो पहला, दूसरा, तीसरा देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि ये जीवाणु जनित रोग चल रहे हैं। तो ये भी तपेदिक क्षय रोग क्या है? एक जीवाणु जनित रोग होता है। तो जीवाणु जनित रोग होता है तो पहले सर्वप्रथम देखते हैं किसका, इस रोग का कारक क्या होता है। तो देखें, ये रहा आपके बीच कारक। तो क्या है? तपेदिक रोग का जो कारक है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये होता है क्षय रोग या तपेदिक या टीबी का कारक। तो देखा, जैसा कि यहाँ दिखाई भी दे रहा है, क्या लिखा है? तपेदिक रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फेफड़ों के संक्रमण से होता है। मतलब जैसा कि हर बार बताते हैं, प्रभावित अंग क्या है? तो कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और प्रभावित इस संक्रमण कहाँ फैलाता है? तो पता होना चाहिए, फेफड़ों में। लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं उनमें ये क्या करता है? संक्रमण फैलाता है या उनको प्रभावित करता है। तो ये बैक्टीरिया जो है कहाँ? फेफड़ों में संक्रमण करता है। तो इसका मुख्य प्रभावित अंग क्या माना जाता है? फेफड़े माने जाते हैं। यह जीवाणु प्रमुख रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, ये आपको पता चला। आगे चलते हैं, देखते हैं संक्रमण की विधि क्या है। तो संक्रमण की विधि ये रही। तो संक्रमण की क्या विधि है? तो देखें, मोड ऑफ स्प्रेड। तो क्या है? यह है जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगी के थूक, खांसी, उसके श्वसन आदि से वायु के माध्यम से फैलता है। तो इसका जो फैलने की विधि है वो क्या है? आपको पता चली कि वायु है। एक वायु में ही इसके जीवाणु, जैसे कोई व्यक्ति ने छींका या फिर खांसी आई तो उसके खांसी के साथ क्या होते हैं, या छींक के साथ जो वायु निकलती है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया भी निकलते हैं। यदि वही वायु आप फिर पास में, तो वायु आपके अंदर चली जाती है, तो उस वायु के साथ ही आपके अंदर भी इसके जो जीवाणु हैं वो प्रवेश कर जाती हैं। समझ गए? तो या उसके थूक है, आप कहीं उसने थूका या कहीं हाथ में आपके टच हो गया, उसी हाथ से आपने कुछ उसको ग्रहण कर लिया, तो इस प्रकार से भी फैल सकता है। तो क्या है? श्वास आदि के माध्यम से फैलता है। तो कैसे? वायु द्वारा। तो छींकने, खांसने, हकारने जो वायु बैक्टीरिया निकलते हैं उससे क्या हो जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं दूसरे व्यक्ति में। तो इसका माध्यम क्या? वायु। छींकने, खांसने, खकारने से वायु में जो बैक्टीरिया निकलते हैं वही वायु आप ग्रहण कर लेते हैं, तो भी क्या है? ये रोग आपको हो जाता है। आगे चलते देखते हैं। तो आगे है जो क्या है, इसके लक्षण है। क्या दिख रहे हैं? लक्षण। तो क्या होते हैं? टीबी या क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस के क्या लक्षण हैं देख लेते हैं। तो क्या है? संक्रमण के लगभग 3 महीने बाद ही रोगी को
तीव्र खांसी, जैसे जब संक्रमण होता है तो तुरंत उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे जब जीवाणु पहुंचते हैं हमारे पास, हमारे शरीर के या फेफड़ों में 1-2 जीवाणु पहुंचते हैं वायु के माध्यम से शरीर में, तो क्या होते हैं, वो जाकर के अपनी द्विगुणन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ा लेते हैं, तो फिर क्या उससे प्रभावित हो जाते हैं फेफड़े, जिससे क्या होगा, लगभग 3 महीने बाद ही रोगी को तीव्र क्या आने लगती है, खांसी आती है। खांसी आएगी, फेफड़े प्रभावित हैं, तो क्या होगी, वक्ष में पीड़ा भी होने लगेगी, क्योंकि आपको पता है फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो वक्ष गुहा में, तो वक्ष में पीड़ा भी होगी, और ज्वर, उच्च ज्वर मतलब बुखार भी चढ़ने लगेगा, और बुखार के साथ साथ खांसी के साथ भूरा सा बलगम आने लगेगा। तो जब जो खांसी आ रही है उसके साथ बलगम भी आएगा, और रोगी को भूख नहीं लगेगी, शरीर का भार क्या होगा, कम होने लगेगा, तथा शरीर में थकावट आने लगेगी। जीवाणुओं के संक्रमण से फेफड़ों के ऊतक क्या होने लगे, नष्ट होने लगते आदि लक्षण प्रकट होते हैं। तो आप समझे पॉइंट में इन लक्षणों को। तो पहला पॉइंट क्या है, तीव्र खांसी, तो लगभग संक्रमण के लगभग 3 महीने बाद क्या होती है, तीव्र खांसी आती है। पहला पॉइंट में ही लिखेंगे इनको भी, तो पहला पॉइंट लिखें तो क्या होगा कि लगभग 3 महीने बाद संक्रमण के क्या होते हैं, तीव्र खांसी आने लगती, पहला पॉइंट हो। दूसरा है, इस रोग से प्रभावित व्यक्ति में क्या होता है, वक्ष में पीड़ा होने लगती है। तीसरा पॉइंट क्या है, उच्च ज्वर बुखार आने लगता है। अगला है खांसी के साथ, चौथा जो है खांसी के साथ क्या है, बलगम आने लगता है। रोगी को भूख नहीं लगती है, जब भूख नहीं लगी तो क्या है, अगला पॉइंट है 5वां कि भार में कमी आने लगती है, और शरीर में थकावट रहने लगती है। अधिक संक्रमण होने से क्या है, इसके जीवाणु के संक्रमण से फेफड़ों के ऊतक भी नष्ट होने लगते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं, इस रोग के लक्षण हैं। किसके, क्षय रोग, तपेदिक या फिर टीबी के। तो इतने ही हैं, क्या है, ये लक्षण हैं। अब लक्षण के बाद हम जो देखेंगे तो वो क्या होंगे, बचाव। तो इस रोग से कैसे बचा जा सकता है, इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो देखें, ये रहे बचाव। तो हम इस रोग से कैसे बच सकते हैं, इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो ये रहा प्रिवेंशन या बचाव क्या है। तो देखो, रोगी के संपर्क से बचना चाहिए, मतलब जो टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति है या क्षय रोग से, तपेदिक रोग से ग्रसित व्यक्ति है, उससे क्या होना चाहिए, उसके संपर्क से हमें बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए उससे। अगला है कि दूर रहना चाहिए, तो उसको रोगी को क्या है, दूर कैसे रहे, तो रोगी को अलग कमरे में व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे किसी के घर में अगर रोगी है तो उसकी क्या है, अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। सब लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के साथ में रहेगा तो संपर्क में आना ही पड़ेगा। इसलिए रोगी को क्या है, जो अगर टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको अलग कमरे में उसकी व्यवस्था करते हैं। और रोगी के बलगम को जला देना चाहिए, जिससे बलगम में जो उपस्थित जीवाणु हैं, क्या है, बलगम में उपस्थित जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं। अन्यथा बलगम ऐसे ही रहा आपके हाथ में या किसी माध्यम से आपने नाक तक पहुंचाए तो आपके श्वसन मार्ग से ये फेफड़ों में पहुंच सकते हैं। तो बलगम को जला देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएंगे, बलगम में उपस्थित जीवाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो क्या है, बलगम में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। आगे है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। तो आपको पहले ही बताया, वातावरण स्वच्छ तो रखना हर रोग में लिख सकते हैं। आपकी बात नहीं, बात चारों ओर का वातावरण क्या रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। अगला है, अगर इस रोग से जैसे ग्रसित है तो उसको रोगी को संतुलित भोजन देना चाहिए। पहले भी हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। और इसमें क्या, BCG, तो क्या है, BCG के टीका लगवाना चाहिए। तो BCG का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये हो जाती है क्या है, ये BCG का पूरा नाम हो जाता है। तो ये क्या है, ये बचाव हो जाती है कि इस रोग से हम क्या कर सकें, बचें। रोगी से और भी लिख सकते हैं हम कि रोगी से क्या है, आपको पहले ही है कि दूर रहना चाहिए इस प्रकार की। तो ये हो जाते हैं आपके बचने के लक्षण कि हम टीबी से ऐसे बच सकते हैं। तो चलें आगे देखते हैं क्या है उपचार, ट्रीटमेंट क्या है इस रोग।
अगर रोग हो भी जाता है, हम बचाव नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी कारण से अगर हमें रोग हो जाता है तो इस रोग से हम कैसे बच नहीं सकते हैं। तो इसका उपचार, जैसे हो ही गया, बचे भी नहीं पाए, तो उपचार क्या है तो इसमें देखते हैं। तो उपचार यहाँ दिख रहे हैं। तो उपचार क्या है इस रोग के? तो इस रोग के उपचार के लिए आइसोनियाडिज क्या है? आइसोनियाडिज क्या है? नियाडिज ये औषधि है, जो प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं वो हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि का प्रयोग क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये क्या है? आइसोनियाडिज और स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा अन्य औषधियों का प्रयोग किया जाता है इस रोग के उपचार में। इसके अतिरिक्त जो एटीटी एंटी ट्यूबर थेरेपी, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर, हाँ तो यहाँ देखो एटीटी का मतलब एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। तो क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या एंटी ट्यूबरकुलर चिकित्सा द्वारा इस रोग का उपचार संभव है। तो इन तकनीकी को या चिकित्सा का उपयोग किया है करके, और ये जो दवाएं हैं इनका उपयोग करके इस रोग का उपचार किया जाता है। और जो टीबी का इलाज है, पक्का इलाज है, ये प्रचार में भी आपको पहले जैसे डॉट करके दिया जाता था, तो ये क्या है? डॉट किसका इलाज है? टीबी का इलाज करके उसका प्रचार आता था। तो ये टीबी का उपचार करके हम इससे बच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रोग पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस रोग में हमने क्या जाना? पहले कारक। तो कारक क्या था? कारक था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्या जाना था? कैसे फैलता है? तो संचरण इसका कैसे होता है? तो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। फिर क्या था? इसके लक्षण। तो लक्षण में आपको पता है फेफड़े प्रभावित होते हैं इससे। तो प्रभावित अंग फेफड़ा है। जब फेफड़े प्रभावित होंगे तो लगभग तीन महीने या 4 महीने के पश्चात क्या हो जाता है? खांसी आने लगती है। जब खांसी आती है तो बक्ष में क्या है? पीड़ा होगी। पीड़ा के बाद बलगम सा आने लगता है, फिर भूख कम लगती है आदि क्या है? लक्षण इसके हो जाते हैं। लक्षण के बाद बचाव। तो बचाव बताया, रोगी से दूर रहना चाहिए, संपर्क में नहीं आना, रोगी की अलग व्यवस्था करनी चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, रोगी के बलगम को जला देना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, बीसीजी के टीके लगवाने चाहिए। ये आदि क्या है? उपचार में आपको पता ही है, आइसोनियाडिज तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन टैबलेट, और इसके साथ साथ एटीटी एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या इसी को हिंदी में कहते हैं एंटी ट्यूबरकुलर चिकित्सा द्वारा इस रोग का उपचार किया जा सकता है। तो देखें इस वीडियो में एक रोग और देख लेते हैं, टाइम है हमारे पास अभी। तो देखें क्या है? अगला रोग है जो निमोनिया या फुफ्फुसदाह है। ठीक है, तो निमोनिया रोग। तो निमोनिया रोग जानते हैं क्या है? टीबी के बाद निमोनिया। तो निमोनिया भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है एक। जो निमोनिया है वो क्या है? जीवाणु जनित रोग है। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या क्या जानेंगे? रोग का कारक, संचरण की विधि, फिर लक्षण, बचाव और उपचार। तो कितनी हेडिंगें हो जाती हैं? तो इन हेडिंगों के अंतर्गत क्या करेंगे? हम इस रोग को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखें क्या है इस रोग का कारक। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ, देखें ये रहा रोग का कारक। तो हम आगे यहाँ भी अलग से लिख सकते हैं कारक, और कारक करके क्या लिख देंगे हम? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या निमोनी। क्या है? निमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोनियाई इसका क्या होता है? इसका कारक है इस रोग का। वह दूसरा इसका एक क्या कारक है? हीमोफिल्स इन्फ्लुएंसी नामक जो जीवाणु हैं इनसे भी क्या है? ये रोग हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये आपको एक कारक याद ही रहना चाहिए कि निमोनिया रोग कौन से जीवाणु से होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोनियाई। और अगर ये भी रहता है तो और अच्छी बात है, हीमोफिल्स कारक हैं किसके? निमोनिया रोग के। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या निमोनी ये क्या है? इस रोग के कारक हो जाते हैं। तो देखें इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, यह रोग मुख्यतः किसमें? शिशुओं
वह वृद्धजनों में होता है। वह अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है, लेकिन इनमें कम होता है। तो सबसे अधिक किस में देखा गया है? यह रोग शिशुओं में देखा गया है और वृद्धजनों में देखा गया। अन्य उम्र में ऐसा नहीं है कि उनको होता ही नहीं है, होता है, लेकिन इसकी मात्रा या इसका जो औसत है वो क्या है? कम देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धजनों में और शिशुओं में देखा गया है। तो फेफड़ों में ये भी क्या है, जो इस प्रकार से इससे वीडियो में अभी हमने आगे जाना क्या है कि टीबी जो है वो भी फेफड़ों से संबंधित रोग था या संक्रमण अंग था या प्रभावित अंग था। तो फेफड़े या लंग्स थे। इसमें भी निमोनिया में भी कौन सा अंग प्रभावित है? तो इसमें भी प्रभावित अंग फेफड़े हैं या लंग्स होते हैं। इनमें ही इन जीवाणुओं का संक्रमण होता है। आगे देख लेते हैं। तो देखें, इतना सारा इसमें बताया गया है, आपको याद ये रखना है। और किन में होता है ये याद रखना है। प्रभावित अंग क्या है? फेफड़े हैं, ये याद रखना है। तो देखें आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ तक बता दिया है, अब इसके अतिरिक्त स्टेफाइलोकोकस क्या है? स्टेफाइलोकोकस और पायरोजीन्स ये भी क्या है? इनके द्वारा भी होता है। मतलब ये तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ अन्य भी बताए गए हैं। ग्राम धनात्मक वैसिलाई जैसे क्या है? क्लेप्सिला निमोनियाई और इन्फ्लुएंजा, खसरा, चिकनपॉक्स आदि उत्पन्न करने वाले विषाणु या माइकोप्लाज्मा भी इस रोग के कारक हो सकते हैं। तो इनको हमें याद रहे तो ठीक है, लेकिन हमें ये दोनों या ये अकेला याद रहना ही चाहिए। तो देखें क्या क्या है यहाँ, ये है, इनको याद रखें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो संक्रमण की विधि क्या है आपको पता चली गई। तो क्या है संक्रमण की विधि? यहाँ है, यह रोग क्या है? रोगी व्यक्ति के खांसने, छींकने व थूकने पर बाहर निकले सूक्ष्म कणों में उपस्थित जीवाणु वायु द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। इसके साथ ही रोगी का जो जूठा भोजन है उसको या संपर्क में आने से भी यह रोग हो जाता है। तो ये क्या है? संक्रमण की विधि है। तो संक्रमण की विधि किस प्रकार है? तो जो संक्रमण की विधि है वो किसके अनुसार है? संक्रमण की विधि जो है टीबी रोग के ही जैसी है। दोनों की जो विधियां हैं संक्रमण की एक समान है। तो अब आगे हम किसको जानेंगे? आगे जानते हैं जो बचाव हैं क्या हैं इस रोग के, कैसे बचा जा सकता है कि ये रोग हो ही ना। तो देखें, अब अभी बचाव बाद में देखेंगे। पहले संक्रमण की विधि के बाद क्या है इसके प्रकार जान लेते हैं, फिर उसके लक्षण, फिर बचाव आते हैं। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसको देखते हैं। अब क्या है? विशिष्ट दो प्रकार का जो निमोनिया है वो क्या है? दो प्रकार का होता है, विशिष्ट निमोनिया और द्वितीयक निमोनिया। तो विशिष्ट निमोनिया क्या होती है? यह रोग क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। जो हमने पहले कारक बताया था उस कारक से हो तो क्या है? ये विशिष्ट माना जाता है। यही लिखा ना यहाँ देखो, यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग सामान्य शोषण वाले व्यक्तियों में होता है। मतलब सामान्य शोषण वाले व्यक्तियों का मतलब है जो सही थे, किसी पहले से रोग से ग्रसित नहीं थे या यह रोग कभी नहीं हुआ, तो उनको यह रोग होता है। किस जीवाणु से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। अब देखें द्वितीयक रोग क्या है या द्वितीयक निमोनिया क्या है? तो यह रोग इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्ति, जैसे इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति था पहले, तो अब उसको अगर हो रहा है निमोनिया तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक निमोनिया। तो यह रोग इन्फ्लुएंजा पीड़ित व्यक्तियों में किसे? स्टेफाइलोकोकस क्या है? स्टेफाइलोकोकस द्वारा होता है। तो अभी क्या है इसमें जो विशिष्ट था उस क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा। लेकिन जो द्वितीयक है वो क्या है? किसी रोग से पहले से ग्रसित, जैसे इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति था तो उसमें किसे? स्टेफाइलोकोकस जो जीवाणु है उसके द्वारा ये क्या है? द्वितीयक निमोनिया होता है। यह रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े पूर्व प्रभावित थे, मतलब पहले से किसी रोग से प्रभावित थे, तो उनमें क्या होता है? द्वितीयक निमोनिया होता है। और कारक क्या है? स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, अब लक्षण देखते हैं, लक्षण के बाद बचाव देखेंगे।
हमने आपको कहा था कि उसके बाद बताया कि विधि के बाद बचाव, बचाव ने पहले हम क्या इसके प्रकार जाने कि 2 प्रकार का है, विशिष्ट और द्वितीयक। अब लक्षण जानेंगे फिर बचाव आते हैं। तो लक्षण देख लेते हैं। इसके लक्षण भी टीबी जैसे ही थोड़े हैं, मिलते जुलते हैं। तो देखें, वक्ष भाग, जो वक्ष भाग है, अगर इस रोग से प्रभावित व्यक्ति है, निमोनिया रोग से प्रभावित व्यक्ति है, तो वक्ष में तीव्र पीड़ा होती है। ठीक है, तो टीबी में भी यही लिखा था कि वक्ष में तीव्र पीड़ा होती है। उच्च ज्वर मतलब बुखार भी चढ़ता। ठंड लगना, तो उसमें ठंड नहीं लगनी थी, उसमें ठंड वाला बताया नहीं था, तो इसमें क्या है, ठंड लगना। बलगम के साथ खांसी, तो उसमें भी बताया था भूरा सा बलगम आना, तो इसमें भी है बलगम आना। और रोग बढ़ जाने पर फेफड़ों के वायु कोष्ठकों मतलब एयर सैक में सीरम व भक्षण कोशिकाएं आने लगती हैं। मतलब जब रोग अधिक बढ़ जाता है तो जो सीरम मतलब जो रुधिर का तरल पदार्थ है वो इसमें, इनमें क्या है, जो वायु कोष्ठ के होती है फेफड़ों के, वो क्या हो जाते हैं, उनमें सीरम भर जाता है, मतलब तरल पदार्थ भर जाता है। और रुधिर से जो भक्षी कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, निकल कर इनमें आ जाती हैं, जिससे क्या है, जब इनमें सीरम भर जाएगा तो क्या, जैसे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होने लगती है तथा बलगम बनने लगता है। तो ये हो जाते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण में क्या है, खांसी आना, तीव्र वक्ष में तीव्र पीड़ा होना, ज्वर, ठंड, बलगम आना, और फेफड़ों के वायु कोष्ठों में क्या, सीरम या भक्षी कोशिकाएं आने लगती हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम भी बनने लगता है। ये आ जाते हैं। अब देखते हैं बचाव। तो ये रहे बचाव। बचाव क्या है, वही चीज़, संक्रमित व्यक्ति से क्या है, दूर रहना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किए गए वस्त्रों या बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा बिस्तरों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या है, साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। संतुलित भोजन कराना चाहिए आदि, इसके भी क्या है, बचाव हैं। आगे उपचार देख लेते हैं। तो निमोनिया रोग के क्या उपचार हैं। तो निमोनिया रोग के उपचार में क्या, विभिन्न प्रकार की प्रतिजैविक, जैसे क्या है, पेनिसिलिन, क्या है, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्या है, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, और बेंजाइल, क्या है, बेंजाइल पेनिसिलिन, ये भी है, यहाँ पेनिसिलिन, ये बेंजाइल पेनिसिलिन है, बेंजाइन पेनिसिलिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इस रोग के पित्त से इस रोग के जीवाणुओं की जांच नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट द्वारा की जाती है। तो कौन से टेस्ट द्वारा इसकी जांच की जाती है, नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, तो किसे, पित्त से की जाती है। तो ये हो गए कौन कौन सी हैं उपचार में प्रतिजैविक दवाएं, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाइल पेनिसिलिन आदि औषधियों का क्या है, प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो 2 रोग समझे और आगे के जो रोग हैं कल देखते हैं। तो इसमें कितने हैं, 2 रोग बताया गया है, कौन कौन से, टीबी और टीबी के साथ साथ जो निमोनिया है वो, और दोनों एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं, इसलिए इन दोनों रोगों को एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से जो ये निमोनिया रोग है इसमें क्या क्या जाना, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या जाना, पहले जाना कारक। तो कारक क्या है, आपको पता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसको ही ध्यान रखना हमें। फिर क्या जाना, संक्रमण की विधि। तो संक्रमण कैसे होते हैं, रोगी व्यक्ति के खांसने, छींकने, खकारने आदि से क्या है, जो वायु में सूक्ष्म कण निकलते हैं जो, और उनमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो क्या है, रोगी हो जाती हैं। तो इसका प्रभावित अंग फेफड़ा है। आगे है कि ये कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, विशिष्ट और क्या है, विशिष्ट और द्वितीयक निमोनिया। तो विशिष्ट में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है, और जो द्वितीयक है वो किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो स्टेफाइलोकोकस जीवाणु के द्वारा होता है। अब बचाव में आपको पता है, संक्रमण व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। उस व्यक्ति के प्रयोग किए गए वस्त्रों का, बर्तनों का प्रयोग, बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए आदि हो जाते हैं। और अगला उपचार, तो उपचार में बताया कि प्रतिजैविक औषधि हैं। तो प्रतिजैविक औषधियाँ कौन कौन सी हैं, तो पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाइल
वेंजाइल पेनिसिलिन, तथा इसकी कौन सी जांच के पित्त से अगर नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे तो इस रोग का पता लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने इन दोनों रोगों को जाना। आज की वीडियो में इतना ही, आगे कल मिलते हैं।